नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आज हम चर्चा करने वाले हैं डीप स्टेट्स को लेकर। क्या है ये डीप स्टेट्स? बहुत वक्त से आप इसकी चर्चा सुन रहे होंगे, बातें आपके कानों तक ये भी पहुंची होंगी कि ये डीप स्टेट्स भारत को इफेक्ट कर रहा है, भारत को कमजोर करने की कोशिश करता है। लेकिन ये डीप स्टेट क्या है? और जितनी जानकारी मुझे मिल पाई है उसके मुताबिक ये है कि सिर्फ मोदी सरकार के अगेंस्ट ही नहीं, इस डीप स्टेट ने कभी इंदिरा गांधी के खिलाफ भी मोर्चा खोला हुआ था और उनको भी कमजोर करने की कोशिश की गई थी। तो भारत में सरकार किसी की भी रहे, ये डीप स्टेट अलग तरीके से काम करता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, हम काफी वक्त से ये शब्द सुन रहे हैं, ना तो लोगों को इसका एग्जैक्ट मतलब पता, ना लोगों को यह पता कि ये कैसे काम करता है। हाँ, बातें बार बार सुन रहे हैं। मैं आपसे आज इसी मुद्दे पर बात करूंगी और एक एक करके समझाइएगा। सबसे पहले ये बताइए, डीप स्टेट, व्हाट इज डीप स्टेट, है क्या? देखिए, डीप स्टेट नाम का ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत ज्यादा डीप हो। सबसे बड़ी बात वो क्या है कि अमेरिका में जो कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और बड़े बड़े जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वहां के, जैसे जिन्होंने पेंटागन में वगैरह में काम किया है, या फिर सीआईए के जो पूर्व डायरेक्टर रहे हैं, या फिर इस तरह के जो अलग अलग फील्ड के जो बहुत मतलब कि जो सफल लोग हैं, उन्होंने एक मंच पे आए और उन्होंने ये तय किया। हेनरी किसिंजर के टाइम में ये शुरू हुआ था कि भाई अमेरिकी प्रभुत्व कैसे बना रहे, मतलब अमेरिका हमेशा वर्ल्ड का सुपर पावर कैसे बना रहे, क्योंकि कल को कोई दूसरा राइज करेगा, फिर हम डाउन होंगे, ये सब तो होता रहेगा ना। तो उन्होंने एक इसके लिए फंड बनाया जिसका नाम था हेज फंड। हेज फंड? हेज HEDGE। अच्छा, हेड्स फंड। हाँ, और उन्होंने कहा कि हम अपने अपने हिस्से का पैसा देंगे और हम ऐसा काम करेंगे कि हमेशा अमेरिका जो है वो सुपर पावर बना रहे, ये करके। और उसमें उस जमाने के बहुत सारे लोग, जैसे जो भी सक्सेस होता है, जैसे रॉकफेलर फाउंडेशन, जिन्होंने अरब में तेल निकालकर उस जमाने में बहुत पैसे कमाए थे, या फिर ये जिसका नाम सुन रहे हैं इस बुढ़े का, सोरोस। ये पता है, ये हाँ, ये यहूदी है और यहूदी लॉबी का वहां पे ये हेड हुआ करता था। लेकिन क्या किया, इस नाम सोरोस नहीं था, स्वार्ट्ज था इसका नाम, SWARTZ। लेकिन क्या हुआ कि हाँ, तो अब हिटलर ने यहूदियों को पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया, तो इसने अपना नाम डर के मारे छुपा लिया, क्योंकि उस वक्त ये जर्मनी में था, और इसने सोरोस कर दिया ताकि इसके नाम से कोई पहचाने, या फिर भाग के आ गया। और ये हंगरी में रहता था। हंगरी में जब हिटलर की सेना ने आक्रमण किया था, उस वक्त ये भागा था, इसने अपना नाम बदला था। इस तरह के लोग और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं एक एक करके, देखिए, आपका ये फोर्ड फाउंडेशन चल रहा है, मिलिंडा गेट्स बिल गेट्स फाउंडेशन चल रहा है। उसके बाद बहुत सारे सीआईए के पूर्व डायरेक्टर है जो कि जासूसी संस्थाओं में काम कर चुके हैं। अब इनका काम क्या है? बना तो लिया, एक जगह बैठ गए, फंड भी बना लिया। एक कंपनी है अमेरिका की जिसका नाम है ब्लैक ऑप्स, ब्लैक ऑपरेशंस जो चलाती है, इसे उसी का शॉर्ट फॉर्म है ब्लैक ऑप्स। ब्लैक ऑप्स का पता है कितना बजट है? कितना? 18,000 मिलियन डॉलर्स पर ईयर। बजट किस चीज का? ये लोग इतना खर्च करते हैं, कितना अर्न करते हैं? नहीं, जितने जितने तरह के अमेरिका में डीप स्टेट्स काम कर रहे हैं, सबके हेज फंड्स को वो मैनेज करता है। और इतना ही नहीं, दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था को वो मैनेज कर रहा है। इतना समझिए। ब्लैक ऑप्स। भारत का सोना गया, हाँ, भारत का सोना गया गिरवी, यहां से ट्रकों में भर कर गया, वो कहां गया? और उसके बदले भारत को पैसे मिले, किसने दिए? चंद्रशेखर के समय सोना गया ना ट्रकों में, कहां गया था? और उसके बदले भारत को पैसे मिले तो किसने दिए? कभी सोचा ही बात? और उसी वक्त भारत में दबाव था कि अपनी इकोनॉमी खोलो मार्केट के लिए, अगर नहीं खोलोगे तो तुम दिवालिया मैं घोषित कर दूंगा, तुमने मेरे पैसे खाए। तब नरसिम्हा राव आए, एलपीजी फॉर्मूला उन्होंने दिया है। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन। तो फिर भारत का मार्केट खोला, उसके बाद की कहानी। ये ऐसे काम कर रहे हैं। अच्छा, हेनरी किसिंजर के समय में कैसे काम हुआ था, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं।
उसने एक CIA की डिक्लासिफाइड फाइल्स है, उसमें यह कहा कि दुनिया के जो भी देश है उनको अपना पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, और इसके लिए हेनरी किसिंजर ने प्लान बनाया। 3 प्लान था, शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। अच्छा। शॉर्ट टर्म गोल में 1967 की ये बात है, 1967 की ये डिक्लासिफाइड फाइल्स है, मैं आपको भेज दूंगा। CIA की फाइल्स है ये, कि हमें कैसे दुनिया में कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ कम करना। 67 में ये हुआ, और 74 में यहां इमरजेंसी लागू हुई और नसबंदी कार्यक्रम चलाना शुरू कर दिया। जबरदस्ती पकड़ पकड़ के सबको नसबंदी करो। वो था शॉर्ट टर्म गोल। मीडियम टर्म गोल में इन्होंने जितने कॉन्ट्रासेप्टिव फाइल्स वगैरह जितना आया ना, निरोध वगैरह का पूरा ये प्रचार, वो मीडियम टर्म गोल्स था। उसका परिणाम यह हुआ कि अभी आपको नहीं समझ में आता, कभी किसी डॉक्टर या हेल्थ विशेषज्ञ से मिलिएगा, जितने ये परिवार नियोजन के कार्यक्रम चले, उन्होंने हमारे देश के पुरुषों और महिलाओं को धीरे धीरे स्लोली बांझ बनाना शुरू कर दिया। आप बहुत सारे आज देखोगे, ये पूरी पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी है कि बच्चे नहीं हो रहे, निसंतान। वही वो 30-40 साल के कार्यक्रम का ही है। किसी के मां ने इस्तेमाल किया, किसी के पिता ने इस्तेमाल किया होगा। इसके आज बोलते हैं ना कि हम बच्चे पैदा करेंगे, नहीं कर सकते, कैपेसिटी नहीं रही, बॉडी कैपेसिटी। उस दवाओं का असर हुआ। अब मैं और कट्टू थोड़ा 2009 आता हूं, जब यूपीए की सरकार थी। छत्तीसगढ़ में एक जिला है कोरबा। कोरबा, हाँ, कोरबा जिला में अचानक 9 आदिवासी मारे गए, और आरोप यह लगा वहां के लोकल अखबारों में कि बिल गेट्स, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन किसी दवा का परीक्षण कर रही थी, और वो परीक्षण फेल हुआ तो वो 9 आदिवासी मारे। अचानक से उस मामले को दबा दिया गया। उसके बाद वो खबर नहीं चली। हमारे यहां के गरीबों पर दवाओं का एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। वी आर लाइक गुनिया पिग्स फॉर देम। और अभी हाल में एक इसका बिल गेट्स का एक इंटरव्यू भी आया था, जिसमें उसने कहा था कि भारत में इतना कोलाहल, इतना शोर है, कोई ध्यान नहीं देता, 2-4-10 गरीब मर गए तो मर गए। ये सब डीप स्टेट का काम है। कौन कर रहा है आपको नहीं पता चला। और नटवर सिंह ने तो यहां तक कहा था कि यूपीए सरकार के हर स्फेयर में डीप स्टेट शामिल थी। CIA के एजेंट्स वहां मौजूद थे, हर मंत्रालय में मौजूद थे। ये सोनिया गांधी का जो सलाहकार परिषद जो बनाया था, एक मोदी, ये मनमोहन सिंह चला रहे थे सरकार, उनकी अपनी कैबिनेट थी, और एक था वो सोनिया गांधी का अपना सलाहकार मंडल। उसमें सारे के सारे सोरोस की कंपनी में काम करने वाले लोग थे। हर्ष मंदर से लेके, अरुणा रॉय से लेके, मेघा पाटकर से लेके, मैं पूरी लिस्ट में आपको दे दूंगा। हर्ष मेंदर और हर्ष मांदर। अच्छा, नहीं, मुझे एक बात बताइए, तो ये डीप स्टेट्स अगर भारत के लिए खतरा है, तो आप कह रहे हैं कि मतलब भारत सरकार के साथ मिलकर ही एक्टिवली काम कर रहे थे भारत में, यूपीए के टाइम पर? भारत सरकार बिल्कुल, सोनिया गांधी ने जो, अच्छा बताइए क्या जरूरत थी? हर देश में एक प्रधानमंत्री होता है, कैबिनेट काम कर रहा होता है। एक सुपर कैबिनेट बना के इस कैबिनेट को डिक्टेट करने की, नहीं आप ऐसा करो, क्या जरूरत थी? किसी को समझ में आया वो? नहीं, क्या फायदा होता है इससे? अब क्या फायदा होगा इससे फायदा क्या? इससे क्या फायदा होता है मैं बताता हूं। अब डीप स्टेट का मकसद क्या है? मकसद यह है कि दुनिया में जितनी शक्तिशाली सरकारें हैं, या जो नेशनलिस्ट है, जो राष्ट्रवादी है, जो अपने देश का भला चाहती है, उनको टिकने नहीं देना है। और मैं पिछले, जब से मेरी याद है, मैं 112 सरकार ऐसी जानता हूं अलग अलग देशों में, जहां इन्होंने टॉपल किया है और अपना फेवरेट सरकार बनाया है। उसमें मुअम्मर गद्दाफी से लेके, सद्दाम हुसैन से लेके, आप लीबिया से लेके, मैं सीरीज ऑफ देश बता सकता हूं जहां इन्होंने उस सरकार को हटा दिया और अपनी मनपसंद सरकार ये की, बनाया और अपनी पॉलिसी लागू करवाई। क्योंकि जैसे वो राइज करने लगेगा ना देश, तो वो तो अमेरिका का चैलेंजर हो जाएगा। आज भारत हो, चाइना हो, रशिया, ये अमेरिका का चैलेंजर हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। या जो भी आज देखिए, अभी आपको लग रहा होगा अगला इनका टारगेट ईरान है। देखिएगा ईरान की सरकार को ये कैसे पलटते हैं। एक ये डीप स्टेट चाइना में भी काम कर रहा है, ऑफ कोर्स। लेकिन वहां क्या है ना कि अपने आप को उन्होंने इतना बंद रखा है ना कि बहुत सारी चीजें वहां पता नहीं चलने दी। उन्होंने अपना गूगल बना लिया, मतलब अपना सर्च इंजन बना लिया चाइना ने। वो समझ गए। उन्होंने क्या किया कि ये सारी अमेरिकी कंपनियों को वहां इंटरफेयर करने से रोक दिया है।
उन्होंने अपनी इकोनॉमी के बंद कर दिया। ये नॉर्थ कोरिया तक में नहीं कर पा रहे क्योंकि इनको घुसने ही नहीं दे रहा है। जैसे ये घुसेंगे, देखिए पैसा बहुत बड़ी चीज। अभी 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 एक हफ्ता पहले की बात है, सीरिया में वो असद भाग गए, असद की सेना, आपको खबर मिल गई कि भाग गए। पता है वो सेना 11 साल से लड़ रही थी, अचानक 3 दिन के अंदर कैसे भाग गई? असद की सेना के सारे जनरल्स को भर भर के पैसे दिए गए कि मत लड़ो। किसने दिए होंगे पैसे? और किसका इंटरेस्ट था असद को हटाने में? आईएसआईएस को खड़ा इसलिए किया गया था, ऐसे ही पैसा हथियार इसलिए दिया गया था कि असद के खिलाफ लड़ सके। आईएसआईएस किस देश के खिलाफ लड़ा था? कहां पे उसका फॉर्मेशन हुआ था? वो डीप स्टेट का क्रिएशन था। ये जो तालिबान किसका क्रिएशन था? जब रशियन फौजें आई अफगानिस्तान में, तो रशिया को अफगानिस्तान से धकेलने के लिए एक पैरेलल संगठन खड़ा किया जिसका नाम तालिबान दिया। पूरी फंडिंग, पूरा पैसा डीप स्टेट का था। सद्दाम हुसैन को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उसके यहां है, वो केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स यूज कर रहा है, तो इसलिए उसको पकड़ना जरूरी है। पकड़ लिया, मार दिया, हमला हो गया, 30-35 साल हो गए। एक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में कहां है? वो बहाना था हटाने का। अब उनके निशाने पे कौन कौन देश है मैं आपको बताता हूं। भारत के आसपास के सारे देश हो गए। भारत मोदी सरकार के आने के बाद चैलेंजर हो गया उनका। चैलेंजर इस मामले में हुआ कि पहले वो जो कहते थे वो करता था, अब क्या हुआ कि वो कहते हैं वो करते नहीं है। मोदी सरकार वो कहते हैं रशिया के साथ हमारी लड़ाई है, आप तेल मत खरीदो, कच्चा तेल, तो वो खरीद लेता है भारत। एक सेकंड पंकज जी, मैं यहाँ पे ये समझना चाहूंगी कि आपने कहा कि जब हम यूपीए सरकार का जिक्र कर रहे थे तो डीप स्टेट्स मिलकर काम कर रहा था, वहां क्या मकसद था? अगर आप कह रहे हैं कि मकसद है सरकार गिराना, राष्ट्रवादी सरकार गिराना, तो सरकार के साथ मिलकर ही क्या मकसद था उस वक्त डीप स्टेट्स? नहीं, उस वक्त ये मकसद था कि उनके एजेंडे पर पूरी तरह सरकार कायम, चाहे वो धार्मिक रिलीजियस कन्वर्जन हो कुल के। अब वो आखिर है तो वो क्रिश्चियनिटी ही तो फैलाना है, अपने अंडर ही तो भारत को रखना है। वो क्यों चाहेंगे कि भारत अपना डिफेंस एक्सपोर्ट करे? वो तो चाहेंगे कि भारत एक गोली या एक जूता भी बनाता हो तो उनके देश से खरीदे ना। यही हो रहा था ना। अब मैं आपको एक सॉलिड उदाहरण बताता हूं। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाइए। जब भी कोई बड़ा ट्रेजेडी हुआ उसके पीछे एक अंग्रेज, भोपाल गैस त्रासदी हुआ, वारेन एंडरसन, भगाया किसने? अर्जुन सिंह। बोफोर्स हुआ, दूसरा अंग्रेज क्वात्रोची, उसे भगाया किसने? राजीव गांधी की सरकार ने। तीसरा यूपीए सरकार आई, टेट्रा ट्रक घोटाला हुआ, उसमें मिशेल, वही इटली का, उसे किसने भगाया, बचा के निकाला? यूपीए की सरकार ने। हर बार जब कोई घोटाला होता है तो एक बड़ा अंग्रेज होता है और उसे बचाने वाला कोई कांग्रेसी होता है। मैं अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रहा हूं, ये तो सही बात है। अच्छा ठीक है, लेकिन जब से देश आजाद हुआ, द गार्डियन में एक बहुत अच्छा लेख छपा था जब मोदी पहली बार आए थे तो। और 2014 आप गूगल में टाइप कीजिए, द गार्डियन, जून में आए थे ना, जून 2014 टाइप कीजिए, वो आ जाएगा। उसमें 2 एडिटोरियल है। गार्डियन इंग्लैंड का सबसे प्रतिष्ठित अखबार लिखता है अपने एडिटोरियल में कि आज सही मायने में भारत आजाद हुआ और पहली बार अंग्रेजों की सरकार नहीं है भारत में। और गार्डियन पूरा एकदम सीरीज बाय सीरीज लिख रहा है। वो अंग्रेजों का अखबार है, वो लिख रहा है कि कैसे जो कांग्रेस की सरकारें थी या जो भी सरकारें थी, वो दैट वाज एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब मैं तो कह नहीं रहा हूं। नहीं, लेकिन एक बात बताइए पंकज जी, जब हम शुरुआत कर रहे थे इस चर्चा की तो आपने बताया कि पूर्व सीआईए के अधिकारी या जहां तक मैं पढ़ रही थी कि एक्स प्रेसिडेंट जुड़े हुए होते थे, लेकिन अब जो डीप स्टेट्स है, 2 चीजें हैं। एक तो अगर भारत को वो चैलेंज करने की कोशिश करते हैं तो यहां से भी मुंह तोड़ जवाब मिलता है। पहले तो आप अंदर बैठकर सारी चीजों को चला रहे थे, अब वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो पहली चीज तो ये कि चैलेंजिंग अब उनके लिए भी है इस तरफ से। तो मैं देखिए, आप कह रही है कि अब क्यों एक्सपोज होकर सामने आ रहा है, पहले क्यों नहीं आता था? अब इसलिए एक्सपोज होकर सामने आ रहा है कि अमेरिका में उसको चैलेंज मिल रहा है। अब तक डीप स्टेट की जो पॉलिसी थी वो अमेरिकन सरकार की पॉलिसी थी, चाहे जॉर्ज डब्ल्यू बुश की हो, ओबामा की हो या बिडेन की हो। पहली बार क्या किया कि वहां के डीप स्टेट ने ट्रंप को रोकने की कोशिश की। अच्छा, जो ट्रंप न बन सके इसके लिए पहली बार में भी कोशिश की थी। और उस वक्त भी ट्रंप ने कहा था कि ये जो डीप स्टेट है ना, इसको मैं तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। इसलिए कि ट्रंप जो है, ही इज ए बिजनेसमैन, वो बिजनेस करना चाहता है, वो अमेरिकी इंटरेस्ट को देख रहा है।
और ये चाह रहे हैं शातिर चाले चलते, दोनों के नेचर ऑफ स्टाइल ऑफ वर्क में फर्क है। तो डीप स्टेट्स भी तो अमेरिका के लिए काम करेगा ना फिर, अगर अमेरिका नहीं, सुपर नहीं। पावर बनेगा, बना रहेगा। अब देखिए, दो तरीके हैं अमेरिका सुपर पावर बने रहने के, कि अमेरिका के सारे लोग संपन्न हो जाए, अमेरिका का बिजनेस इतना बड़ा हो जाए, अमेरिका सारे देशों के साथ डील करने का, एक वो तरीका है। दूसरा कि अमेरिका भले ही तिलहंडे में चले जाए, वहां लोगों के पास घर रहने को घर नहीं मिले, लेकिन दूसरे देशों को हम डिस्टर्ब कर दें। यही दो तरीका है। ट्रंप पहला तरीका है, वो रशिया के साथ भी ट्रेड डील करना चाहते हैं, वो भारत के साथ भी ट्रेड डील करना चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। वो यहां तक कि वो अमेरिका का जिगरी से जिगरी यार हो, कनाडा को कह देते हैं कि जब तुम्हें पैसे चाहिए तो हमारा ये स्टेट बन जाओ, 51वां स्टेट बन जाओ, 50 पहले से है, हर बार हम तुम्हारी मदद क्यों करें। नहीं, लेकिन सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जैसे हम पूर्व सीआईए अधिकारियों की बात करें या एक्स प्रेसिडेंट्स की बात करें, मैं तो कहीं पर पढ़ रही थी कि अब मौजूदा जो लोग सर्विस में हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? मतलब अगर आप किसी भी पोस्ट पर किसी एक्स आदमी से बात करेंगे, वो ज्यादा पावरफुल नहीं होगा बजाय जो उस वक्त उस पोस्ट पर मौजूद है, तो फिर ये कितना खतरनाक है? नहीं, बहुत, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि देखिए, ये आसान शब्द सुने तो पाकिस्तान की तरह हाल है। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई एक है, और वहां की जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट दूसरी है। अमेरिका में भी यही हो रहा है। ट्रंप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और डीप स्टेट वहां की आईएसआई और आर्मी है। समझ गए? इसी तरह का थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, उनके पास अपना हेज फंड्स है, अपना ये है, ये सब, मतलब बहुत तरीके से। और अधिकारी है, सामंथा का नाम सुना है? नहीं सुना है ना? नाम सुना अभी है, उज्बेकिस्तान, डिटेल में बताइए। हाँ, सामंथा रेजिम चेंज मिनिस्टर है। बोलिए क्या नया पद है भाई? रेजिम चेंज मिनिस्टर उनका काम है दूसरे देशों में तख्ता पलट करवाना। और ये सारा हेनरी कुलनी और ये जो बांग्लादेश में जो कराया था, वो सब उसी के अंडर काम करते हैं। सामंथा से 2 साल पहले उज्बेकिस्तान में राहुल गांधी ने मुलाकात की। अब बताइए, अमेरिका के रेजिम चेंज मिनिस्टर से राहुल गांधी क्या करने गए थे उज्बेकिस्तान में? और ये बाकायदा खबरों में है, मैं ऐसे अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। एक और मैं उदाहरण बताता हूं कि जब भारत के साथ डोकलाम का विवाद चल रहा था, तो राहुल गांधी गए थे चाइनीज एम्बेसी में। और बाद में जब पूछा गया उनसे कि आप चाइनीज एम्बेसी क्या करने गए थे, तो कांग्रेस ने डिनाई कर दिया कि हम नहीं गए थे। बाद में चाइनीज एम्बेसी ने अपनी ओर से फोटोग्राफ जारी करके बताया कि ये देखिए खड़े हैं, ये आए थे। अच्छा, वो गए थे, उसमें ऐतराज नहीं है, उन्होंने छुपाया क्यों? और फिर चाइनीज एम्बेसी को ये क्यों जाहिर करने की बात आ गई कि भाई देखिए ये मेरे पास आए थे? सोचिए, मैं 12-13 ऐसे उदाहरण गिना सकता हूं। मैं डोकलाम की बात किया, जो गलवान में विवाद हो रहा था ना, तो नेपाल में चाइना की दूतावास के जो वहां हेड है, उससे मिलने गए थे राहुल गांधी। एक पब का एक वीडियो बार बार आता है, वो राहुल गांधी उस वक्त का वो है जब वो गए थे। ठीक है, अब एक चीज मैं बता रहा हूं, अब वो कैसे काम करते, ये तो हो गया कि उसका मकसद क्या है, कैसे बना, काम कैसे करते हैं। हर देश में अलग अलग तरीके से। जैसे कि यूक्रेन में ये गए ना, तो वो जो जेलेंस्की है उसको टी शर्ट पहना के घुमाया, और वहां लोगों को यह बताया कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए तो बहुत फायदा हो जाएगा, हमें इतने पैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे, हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। और इस मुद्दे पर वो जीता चुनाव और जीतकर आ भी गया, हो गया सुरक्षित। यूक्रेन देख ही रहा है, उसके पीछे पूरी की पूरी नाटो फौज लड़ रही है। भारत में भी एक लड़के को इससे टी शर्ट पहन के घुमाया था डीप स्टेट में, और यहां पे ये कहवाया था कि लोकतंत्र खतरे में है, यहां से आपको वोटिंग देने का अधिकार छीन जाएगा, आप चुनाव कभी नहीं होंगे, आपकी जुडिशरी बिक गई है, और ये सारा कुछ कहवाया। इतना बड़ा देश है कि वो नहीं पार पाया, पहला प्रोजेक्ट मिशन फेल। और सोरोस के जो वाइस प्रेसिडेंट थे सलील सेट्टी, वो बाकायदा उस टी शर्ट वाले नौजवान के साथ पूरे देश में घूम रहे थे, टहल रहे थे। वाइस प्रेसिडेंट था वो। $2 बिलियन का फंड बनाया है, ये सोरोस ने कहा है, खुद का है। नहीं, अच्छा चलिए एक बात बताइए, हाँ, जब इतनी सारी चीजें भारत को पता है, सुनिए, जब इतनी सारी चीजें डीप स्टेट्स के बारे में भारत को पता है, कैसे काम होता है, क्यों होता है, किस मकसद से काम होता है, तो हम इससे कैसे निपट सकते हैं? वो भी जब ट्रंप अब प्रेसिडेंट ऑफिशियल तौर पर भी बनी चुके हैं, कैसे बच सकते हैं? नहीं, जनवरी के बाद चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी।
इस बार अमेरिका में डीप स्टेट की दिली इच्छा ये थी कि कमला हैरिस बने। हाँ। और उन्होंने पूरा माहौल बनाया, वहां के मीडिया में पैसे खर्च किए, सब कुछ किए। देखिएगा जहां के ये सब कमला हैरिस, टफ कंपटीशन है, बहुत जल्दी आ रहे हैं वो सब, लेकिन वो नहीं बन सकी। डीप स्टेट के लिए पहला झटका था। अब इन्होंने क्या किया कि अब हमारे पास जनवरी तक का टाइम है, जनवरी तक चीजों को इतना खराब कर दे कि ट्रंप आके समेटने में मुश्किल हो, इसलिए उन्होंने रशियन मेनलैंड के अंदर मिसाइल अटैक करवाए। रशियन मेनलैंड के अंदर मिसाइल अटैक नहीं हुआ। भारत में ये जो बैठे हुए हैं ना अभी सिंधु बॉर्डर पे, ये अंतिम प्रयास है। देखिए जनवरी में आने वाले हैं ट्रंप, और ये नवंबर दिसंबर से ये प्रयास हो रहा है कि कुछ तो डिस्टर्ब कर दो भारत को, ताकि समेटने में समय लगे। अभी जैसे ही मोदी सरकार आई ना, अभी देखिएगा कि यहाँ के बहुत सारे जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स थे वो जल्दी जल्दी जाके मुलाकात करना शुरू किया। उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात शुरू किया, चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात किया। ये वो इसलिए मुलाकात किया कि वो कन्विंस कर रहे थे कि भैया आप समर्थन वापस ले लो और आप बोलो आपके बदले में क्या चाहिए। तो हर जगह वो करते हैं। इमरान खान ने खुद कहा है भाई कि मेरी सत्ता को अमेरिकन डीप स्टेट ने पलटा है। शेख हसीना ने खुद कहा है कि मेरी सत्ता को अमेरिकन डीप स्टेट ने पलटा है। और ये सारे जो हटे हैं भारत के आसपास वो सब कह रहे हैं। अब भारत ऐसा इकलौता यहां कुछ नहीं करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, खास करके जब अमेरिका को चैलेंज कर रहा है इंडिया। आप बताइए, ईरान के पे वो प्रतिबंध लगाया हुआ है, आप ईरान के साथ चाबहार पोर्ट का डील कर रहे हो। वो रशिया पे बैन करने की बात कर रहे हैं, आप वहां से कच्चा तेल खरीद रहे हो। और यही अभी हुआ है। अभी जो सार्क ये जो समिट हुआ ना वहां पे कौन सा, तो व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी, हाँ ब्रिक्स वाला में व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग तीनों बैठे हैं। बचना है तो हाथ मिला लो। तीनों पर अटैक हो रहा है, इसीलिए शी जिनपिंग ने कहा कि बॉर्डर इश्यू हम सॉल्व कर रहे हैं, हम पीछे हटने के लिए तैयार हैं। ये क्योंकि पैरेलल आप बोले ना कैसे होगा, ऐसे ही होगा कि जो दुनिया के जो शक्तिशाली देश है वो इस डीप स्टेट के खिलाफ हाथ मिलाए। और ट्रंप आएगा तो वहां उसने भी कहा है कि मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, तब उनकी एक्टिविटी थोड़ी कम होगी, उनका बजट कम होगा। लेकिन जब तक वो ब्लैक ऑप्स है तब तक मुझे लगता है कि अभी फिलहाल वो शांत रहेंगे, लेकिन फिर ये प्रयास जरूर करेंगे। या फिर मना लीजिए कि ये बूढ़ा मर जाए, 93 साल का हो गया तो रोज तो हो सकता है कि चलो बला टली कुछ दिन तो तक, जब तक कोई दूसरा पैदा नहीं होता है। चलिए ठीक है, तो डीप स्टेट्स भले ही डीप नहीं है लेकिन उस पर चर्चा काफी डीप हुई और मुझे लगता है बहुत हद तक लोगों को समझ में आया होगा कि एक्चुअली किस तरीके से काम करता है, क्या इसका मकसद है और कब से ये एक्टिव है। आखिरी एक चीज छूट जाएगा, ये छूट जाए तो समझ में नहीं आएगा। भारत में इतने सारे एनजीओ चल रहे थे जो फॉरेन फंडिंग आते, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था। मोदी सरकार के आने के बाद 2000 एनजीओ बंद हुए, और अनऑफिशियली तो बहुत सारे। एफआरसीए का सिर्फ रूल ये करने पर वो सारे कहां से पैसा ले रहे थे, क्यों ले रहे थे, ये सारे आपको जो ये नजर आ रहे हैं, योगेंद्र यादव, मेधा पाटिल, पहले बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करते थे और अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे। जैसे डी कुमार है, वो कुलन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उससे रोकने में लगा हुआ था। मेधा पाटकर है, नर्मदा प्रोजेक्ट, जो नर्मदा बांध वाला प्रोजेक्ट रोकने में लगे हुए थे। ये सारे लोग के पास पैसे की कमी हो गई है, इसलिए भी ये लोग आंदोलनकारी बने हुए हैं कि किस तरह मोदी को हटाओ, धंधा चलता रहे। ये जितना क्रिश्चियन मिशनरीज है उनका बंद हो गया है। ये तो एक तरीका था, बहुत तरह का है। मैंने बताया ना कि वो ऐसा ऑक्टोपस है ना जिसके बहुत सारे टेंटिकल्स है, कहां से पैसा कैसे इन्फ्यूज कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। वो पॉलिटिकल पार्टी में दे रहा है, वो एनजीओ में दे रहा है, वो कंपनियों के माध्यम से कर रहा है, वो इनडायरेक्टली कर रहा है, किसी दूसरे देश से भेज रहा है, वहां से आपको मंगा रहा है। ये चेक करना जरूरी है। अगर पैसे सप्लाई बंद हो जाए ना तो अचानक देखिएगा कि राहुल गांधी भी देशभक्त नजर आने लगे। चलिए खैर, दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं ये वीडियो। आपको कैसा लगा? मुझे तो लगता है काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए।